तिमाही परीक्षा सन 2021-22 कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान 50 नंबर का सवाल है। ठीक है, देखो हम लोग चालू करते हैं इसमें खालिस्तान से। तो वार्सा पैक्ट की समाप्ति कब हुई थी? तो जब क्या हुआ था, हमारा सोवियत संघ का विघटन हुआ था। एक ही डेट है दोनों, और क्या है वो 26 दिसंबर 1991। ठीक है, 1991 लिखोगे तो भी वो सही है। बर्लिन की दीवार सन खालिस्तान में तोड़ी गई थी। तो बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई थी? 9 नवंबर 1989, 1989। ठीक है, 9/11 की घटना का जिम्मेदार कौन है? तो कई लोग उल्टा पुल्टा लिख दिए हैं। 9/11 की घटना का जिम्मेदार अलकायदा। ठीक है, अलकायदा का हेड जैसे उसामा बिन लादेन लिखते हो तो भी मैं सही कर दूंगा। देखो, खालिस्तान ने आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया। तो कौन है? पिट्टी श्री रामल्लू। क्या लिखे हो? तो लिखा है पिट्टी श्री रामल्लू। क्या लिखा है? पिट्टू लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? सब लोग लिखे इसमें लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जैसे मृत्यु हुई उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया गुलजारी लाल नंदा को। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने, बाकी टाइम पीरियड जो बचा था उसके लिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन उनका भी असमय मृत्यु हो गया, तो फिर से जो है हमारा गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया गया। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो ये स्थिति था। तो कार्यवाहक मतलब जवाहरलाल नेहरू के बाद कार्यवाहक कौन है? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गलत है। इसके बाद देखिए ये हो गया है ना हमारा पांचों। पहला क्या था हमारा? वार्सा पैक्ट की समाप्ति कब हुई? 1991। बर्लिन दीवार 9 नवंबर 1989। 9/11 की घटना अलकायदा या उसामा बिन लादेन। आंध्र प्रदेश वाले में पिट्टी श्री रामल्लू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा। देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है नाटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक है नेम, NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, हिंदी में नॉन अलायंस मूवमेंट है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में। और तुम हिंदी में ये भी लिख दोगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में भी लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है, लेकिन बस लिखना है, लेकिन इसको भी नहीं लिखे हैं। USSR, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR। ठीक है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कई लोग लिखे हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये गलत है, लेकिन फिर भी चलो मैं सही कर दूंगा, है ना। कंपटीशन लेवल पर यही सब तो गलत हो जाता है। एक बार एक एग्जाम था रेलवे का, उसमें पूछा था GST का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स सर्विस टैक्स ऑप्शन था। और बहुत सारे लोग क्या थे हमारे और परिचित के जो थे, जो एग्जाम दिला आए थे, वो लोग मेरे बताए सर हम लोग एकदम सही लगाए हैं गुड्स सर्विस टैक्स। पहला नंबर में यही ऑप्शन था गुड्स सर्विस टैक्स, फट से देख के लगा दिए। जबकि लास्ट वाला ऑप्शन था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यही सही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे क्या है? USA का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट, है ना, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस। ये क्या है? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट ऐसे स्टेट, ऐसे राज्य या देश जो पहले क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। आजाद होने के बाद वो कॉमनवेल्थ कंट्री कहलाया। जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत भी क्या है? कॉमनवेल्थ कंट्री है, पहले अंग्रेजों का गुलाम था। तो जैसे कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, तो जितने अंग्रेजों के गुलाम वाले देश हैं बस वही लोग आपस में करते हैं, बाहरी लोगों को नहीं बुलाया जाता। ठीक है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। चलिए आगे देखते हैं, बर्लिन की दीवार कब बनी? तो हमने देखा 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरी। तो बर्लिन की दीवार बनी कब थी? 13 अगस्त 1961। 13 अगस्त 1961। द्वितीय विश्व युद्ध का काल क्या है? तो सब लोग पता नहीं क्या क्या लिखे हैं, शीत युद्ध वगैरह। तो 1939 से 1945, हाँ ये सही है ना। USA ने हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम गिराया, जिसके कारण हिरोशिमा और नागासाकी आज भी क्या है? वहां से रेडिएशन निकलता है, वहां पर भी आज भी बहुत प्रदूषण है। विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं। तो बराक ओबामा जी वो जब वहां पर गए थे, जापान भ्रमण के लिए जब गए थे, तो वहां पर जाकर के वहां जो श्रद्धांजलि वगैरह दिया हिरोशिमा और अफसोस जताया। तो मतलब बराक ओबामा को मतलब एक बहुत ही दयालु और बहुत ही लिबरल राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। मतलब एक प्रकार से
अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए उसमें से कुछ राष्ट्रपति बहुत अच्छे हुए हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, बराक ओबामा। तो ये सबसे लिबरल, सबसे दयालु और बहुत अच्छे क्वालिटी के राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। और जैसे उसके बाद आया वो अपना है ना डोनाल्ड ट्रम्प, थोड़ा तड़क भड़क वाला था एकदम, लेकिन ये जो था बहुत बढ़िया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगला, दो ध्रुवीय देश कौन कौन से थे? तो दो ध्रुवीय देश सभी जाते हैं, अमेरिका और रूस, यूएसएसआर और यूएसए। आजादी के बाद भारत के सामने पहली चुनौती क्या थी? देश को एकता। हाँ, देश को एकजुट करना, देशी रियासत जो हमारे यहाँ थे उसको एक करके एक भारत संघ का निर्माण करना, सबसे बड़ी चुनौती, पहली चुनौती यही थी। अब आता है लघुत्तरी सवाल, टोटल 6 सवाल है, 3 नंबर का है एक सवाल, है ना? तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 की 18। तो यहाँ से लघुत्तरी से आपको 18 नंबर मिलेगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सब लोग अलग अलग लिखे हैं। भारत के लौह पुरुष में सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों कहते हैं भारत का लौह पुरुष, ये भी बताना है, 3 नंबर का है इसका कारण। तो क्योंकि उन्होंने देश को एक, हाँ, क्योंकि देशी रियासत को भारत संघ में मिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बहुत कठिन काम था। ठीक है, पीओके आजाद कश्मीर क्या है? पीओके जिसको आजाद कश्मीर भी कहा जाता है वो क्या है? पीओके का मतलब पाक ऑक्यूपेटेड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो ये क्या है? ऐसा कश्मीर का वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। जब राजा हरि सिंह के समय राजा हरि सिंह पाकिस्तान या भारत किसी में भी अपने राज्य को नहीं मिलाऊंगा बोल रहा था, कश्मीर विवाद में बहुत डिटेल से बताया था, तो पाकिस्तानी जो सेना है उसने क्या कर दिया? कश्मीर के ऊपर वहाँ के जो आदिवासी जो कबीले वाले लोग रहते हैं उनके माध्यम से, है ना, आक्रमण कर दिया था पाकिस्तान क्षेत्र में और आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। फिर ये मामला गया कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा? अभी रोको इस मामले को, बाद में सुनवाई करेंगे, अभी सीज फायर करो, मतलब जहां पर हो वैसी स्थिति में बने रहो और गोली वोली मत चलाओ। और तब से वो कश्मीर जो है, आधा कश्मीर वो पाकिस्तान के कब्जे में है। उसी को पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, या तो फिर उसको आजाद कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, वहां के लोग उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं। कौन लोग? पाकिस्तानी जो सेना है वो लोग बोलते हैं आजाद कश्मीर। एक्चुअल में वो क्या है? पाकिस्तान गुलाम कश्मीर है। ठीक है, आजाद कश्मीर तो तब होगा जब भारत में शामिल होगा, लोकतंत्र होगा, वहां पर जनता का शासन होगा। अभी सेना का शासन है, तो पाकिस्तान में सेना का शासन है। चलो ठीक, अगला देखिए ना वहां पर क्या हालत होता है प्रधानमंत्री का। तीसरा देखो, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ और वह किन 2 भागों में बटा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का क्या नाम था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? हाँ, 1969 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, है ना, चुनाव से पहले। क्योंकि उस समय एक और केस था, यहाँ पर एक और सवाल है। 1969 में कांग्रेस के तरफ से अधिकृत उम्मीदवार कौन थे? तो पहला चुनाव कब हुआ? 1952 में, जवाहरलाल नेहरू का। फिर दूसरा चुनाव कब हुआ? 1957 में, 5 साल जोड़ दो ना, 57 में। फिर तीसरा चुनाव कब हुआ? 62 में। ये तीनों चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते, है ना। अगला चुनाव कब होने वाला था? 67 में। और 67 के चुनाव में कौन जीती? चुनाव कांग्रेस के तरफ से इंदिरा गांधी जी। लेकिन हमने पढ़ा था कि केंद्र में तो जीत गई, लेकिन राज्यों में वो नहीं जीत पाई। विधानसभा चुनाव हार गई वो लोग, है ना, बुरे तरीके से हार गए विधानसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव को वो जीत गए थे। तो ये 1969 में फिर कौन सा चुनाव हुआ? अगला चुनाव तो भाई 72 में होना था ना। तो 1969 वाला चुनाव कौन सा था? राष्ट्रपति वाला। राष्ट्रपति किसको बनाना है? तो 1969 में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गया था। कांग्रेस ओ पुराने नेताओं का और कांग्रेस आर अपने नए नेता और इंदिरा गांधी जी का, जिसमें यंग लोग थे। ठीक है, तो कांग्रेस ओ जो था पुराना कांग्रेस, वो नीलम संजीव रेड्डी को बनाना चाहता था, और कांग्रेस आर जो था वो वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी को बनाना चाहता था राष्ट्रपति। तो मैं क्लास में आया था और ये भी बताया था कांग्रेस ओ के तरफ से उम्मीदवार कौन था, ये बताइए। तो इसका आंसर आएगा नीलम संजीव रेड्डी। और चूंकि क्वेश्चन में क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कांग्रेस बस लिखा है, कांग्रेस ओ की कांग्रेस आर ये नहीं बताया है। तो अगर कोई वीवी गिरी भी लिखा होगा तो उसको भी मैं सही कर दूंगा। ठीक है, ये स्थिति है। आगे देखते हैं हम 1971 के चुनाव परिणाम क्या थे? वही 71-72 वाला चुनाव हमारा, है ना। चुनाव परिणाम क्या थे? इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में कौन सा नारा दिया है ना। तो 1971-72 का चुनाव परिणाम क्या था?
तो 1971-72 का जो चुनाव परिणाम था, लोकसभा चुनाव इस और विधानसभा चुनाव जो भी है, बहुत जबरदस्त वोटों से राज्यों में भी और केंद्र में भी जो कांग्रेस आर था वो जीता था इंदिरा गांधी की सरकार। क्योंकि जो कांग्रेस ओ था वो इंदिरा हटाओ का नारा दे रहे थे और इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे, है ना। तो कई लोग लिखे हैं गरीब हटाओ, गरीब हटो, मैं पेपर चेक कर रहा था, लिखा गरीब हटो ऐसा करके, तो अर्थ ही बदल गया है ना उसका। तो इंदिरा गांधी कांग्रेस आर से लीडर थी 1971-72 के चुनाव में। उसने नारा दिया कौन सा, गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी हटाओ का नारा दिया और जबरदस्त वोटों से जीत हासिल किया। कितने सीट होते हैं लोकसभा में, 545 और राज्यसभा में 245। अब विधानसभा में हर राज्य का अलग अलग होता है, ठीक है। तो 545 सीट में लगभग 351-52 सीट, लगभग कुछ मेरे याद आ रहा है 351-52 सीट, 545, सोचो थोड़ा सा, 545 में 351-52 कुछ सीट जो है वो कांग्रेस आर जीता। इंदिरा गांधी 350 सीट कांग्रेस होने जीता था। हाँ वो क्या है ना, 375 जो बता रहे हैं वो उसके सहयोगी भी थे ना, और सहयोगी भी तो थे भाई उसके। जैसे मैं कांग्रेस वाला हूँ ना, तो मेरे निर्दलीय वाला आके मेरे साथ जुड़ेगा नहीं। तो ये जो कांग्रेस आर है ये जीती थी और 51 सीट, मात्र 51 सीट कांग्रेस ओ वाले लोग जीते थे। फिर बाकी निर्दलीय और उसके जो सहायक पार्टी हैं जो बाद में इनमें शामिल हो गए, फिर तो और बहुत ज्यादा हो जाएगा इन लोगों का। तो बहुत जबरदस्त वोटों से क्या है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, ठीक है। देखो अगला सवाल हम देखते हैं। राजनीति में आयाराम और गैराम से क्या तात्पर्य है? तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत गड़बड़ी किए हैं। तो राजनीति में आयाराम और गैराम का क्या मतलब है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक पार्टी में आ जाते हैं ना, उस पार्टी से अगर मान लो जाए कोई व्यक्ति है, मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ, किसी व्यक्ति को क्या मान लो जाए मेरे को क्या मिल गया, कांग्रेस से टिकट मिल गया, अब मैं चुनाव जीत गया। अब चुनाव जीतने के बाद में क्या किया, ओवरऑल सब जगह क्या हो गया, बीजेपी जीत गया। लेकिन अपने एरिया में जीता हूँ, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में कौन हो गया, बीजेपी जीत गया। तो मैं क्या करूंगा, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले जाऊंगा। तो बीजेपी वाला मेरे को लालच देगा, अरे कांग्रेस को छोड़ देना, मेरे में आ जा, तेरे को मंत्री बना दूंगा। अब मैं कांग्रेस को छोड़ दिया और मैं बीजेपी में चला गया। अब बीजेपी में जाने के बाद अगले साल फिर से मैं क्या आ गया, फिर से टिकट लेने के समय फिर मैं कांग्रेस में आ गया। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में मैं क्या हो रहा हूँ, कूद रहा हूँ इधर उधर, एक जगह स्थिर नहीं हूँ। इससे क्या होता है, देश को नुकसान होता है, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, सरकार गिर जाता है। और जब सरकार गिरेगा तो शासन कैसे करेंगे? कोई सरकार 5 साल तक टिके रहेगी तभी तो वो काम कर पाएगी ना। और अभी जैसे हो जाएगा 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसमें कहाँ से काम होगा भाई? इसमें तो फिर तो हाँ चल अब तू खेल लिया ना, मेरा नंबर अब मैं खेलूंगा, ऐसी हो जाएगा क्या भाई? मुख्यमंत्री एक जने बन गए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, करने तो 5 साल, वो नया आके क्या कर देगा? वो भी तो सरकार में क्या मंत्री है ना, मंत्री पद में वो भी। अब भाई जो भी काम करना है अपने लेवल पे करो वहां पे। अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं उसको 2.5 साल और करने दो काम। जो तजुर्बे वाला आदमी 2.5 साल का तजुर्बा है और 2.5 साल के तजुर्बे को अभी यूज करेगा वो, और जो नया आएगा वो फिर से 2.5 साल सीखेगा अभी भी पहले। तो ये गलत चीज है, राजनीतिक अस्थिरता खराब होता है, विकास क्या हो जाता है, जो गति है विकास की ये थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो आयाराम और गयाराम का मतलब क्या है? जब कोई नेता किसी एक पार्टी से जीत जाता है, फिर वो पार्टी को छोड़ के जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाता है, फिर वो तीसरी पार्टी में फिर चले जाता है, ये अपनी पुरानी पार्टी में आ जाता है, एक जगह नहीं टिका रहता, अलग अलग पार्टी में जाते रहते हैं लोग। जैसे कि अपना इस तरफ राजस्थान तरफ देखते हैं, है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला, एक पार्टी से दूसरा पार्टी से ऐसा ऐसा है ना। हाँ, तो ये लोग को दल बदलू नेता बोलते हैं या तो फिर आयाराम गयाराम बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ संविधान में इन्हीं लोग को रखने के लिए क्या बना है, 10वीं अनुसूची जो है, ये देखो ना 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल के संबंध में यहाँ पर बताया गया है ना, 10वीं अनुसूची में, ठीक है। अब यहाँ पर अगला सवाल हम देखते हैं, प्रीवी पर्स क्या है? यह व्यवस्था कब और किसने समाप्त की है ना? प्रीवी पर्स क्या है? तो सबसे पहले देखिए भाई, जब हमारा भारत आजाद हुआ
तो यहाँ पर बहुत सारे देसी रियासत के राजा महाराजा रहते थे जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन होता था, बहुत बड़ी बड़ी रियासत होती थी। अब किसान घर में खाली बैठा है, जमीन नहीं है, और राजा महाराजा इतने सारे जमीन को इकट्ठा करके बैठे हैं। किसान के पास जमीन होगा तो वो उसका इस्तेमाल करेगा किसके लिए? खेती किसानी के लिए। और राजा महाराजा क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके बेटे का जब शादी होगा ना तो अपने जो वो है ना समधी है उसको दिखाएगा, ये देखो उतना दूर जो आपकी नजरें जा रही है वो हमारी जमीन है ना, ये हमारी रियासत है, गांव हम, बस यही दिखाने का काम करेगा वो। किसानों को दे दोगे जमीन को तो उत्पादन करेगा वो। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो खाद्यान्न संकट था हमारे यहाँ, खाने पीने की कमी थी। अमेरिका से हमने क्या किया था? मदद मांगा था ना, क्योंकि खाने पीने की बहुत कमी हो गई थी हमारे यहाँ। तो इसी के लिए सरकार ने क्या किया? प्रीवी पर्स की व्यवस्था लाई और भूमि सुधार कानून लाया। भूमि सुधार कानून क्या है कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, इसको भारत सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और सभी किसानों को, सभी लोगों को बराबर बराबर बांट देगी, ठीक है, ताकि वो वहां पर खेती कर सके। और उनको क्या मिलेगा? जो सैकड़ों एकड़ जमीन पर पहले कब्जा किए थे, जिनकी जमीन है, उनको क्या मिलेगा? सरकार ने कहा हम आपको पेंशन देंगे, इतनी सारी आपकी जमीन है तो आपको आपके जमीन के हिसाब से हम आपको पेंशन देंगे। और उसी पेंशन को क्या कहते हैं? प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स। तो इंदिरा गांधी ने कहा 1969 में कि हमारे देश में लोकतंत्र है, कोई राजा महाराजा नहीं है। जब हमारे देश में राजा महाराजा ही नहीं है तो उसको पेंशन देने का मतलब ही कहाँ उत्पन्न होता है? फिर राजा महाराजा होगा तो उसको पेंशन दोगे। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, कोई राजा महाराजा नहीं है, सब बराबर है, तो पेंशन किसको दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? तो इसी को बंद करने का जो है सिफारिश इंदिरा गांधी ने लाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रोक लगा दिया, है ना। संपत्ति का अधिकार ऐसा बोल करके सबको भाई अपनी संपत्ति का अधिकार है, पूरा संपत्ति आप जो रखे हो ना इनकी संपत्ति है, आपको देना पड़ेगा पेंशन, जिसको प्रीवी पर्स कहा जाता है। लेकिन जब जबरदस्त वोट से 1971-72 का चुनाव जब जीतती है इंदिरा गांधी, तो उसके बाद क्या करती है? वो हमारा जो आर्टिकल जो 31, जो हमारा अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार, उसी को ही खत्म कर दिया। अब संपत्ति का अधिकार ही नहीं रहेगा तो प्रीवी पर्स कहां से रहेगा? तो अब यहाँ पर देखो जी डिटेल है ना, ये सिस्टम हम पूरा समझ गए। अब ये है प्रीवी पर्स क्या है, यह व्यवस्था कब और किसने समाप्त की। तो पहले जो हमारे देसी रियासत के राजा महाराजा थे उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन होती थी, और ये सैकड़ों एकड़ जमीन उनके लिए कोई काम का नहीं था, बस वो लोग अपना शान और शौकत दिखाने के लिए रखे रहते थे। तो सरकार ने क्या किया? उनसे उनके जमीन को लेकर के किसानों को दे दिया, जो भारत की जनता है उनको दे दिया, है ना। भूमि सुधार कानून लाया और इसके तहत क्या है? उनको सबको ये जमीन बांट दी। लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन के जो मालिक लोग थे, जो राजा महाराजा थे, उनको क्या कहा? हम आपको पेंशन देंगे, राज भत्ता देंगे। और उसी पेंशन या राज भत्ता को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में प्रीवी पर्स कहा जाता है। तो ये प्रीवी पर्स उसी समय चालू हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, ये कब और किसने समाप्त की? तो 1967 में इंदिरा गांधी ने सबसे पहली बार क्या कहा? प्रीवी पर्स के ऊपर आवाज उठाया था कि भाई हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई राजा महाराजा नहीं है, तो राजाओं महाराजाओं को पेंशन क्यों दिया जा रहा है? फिर उसके बाद मोरारजी देसाई जो थे उसने बहुत विरोध भी किया कि भाई ये तो उनके साथ बेईमानी होगी, हमने उनसे उनकी संपत्ति ली कि हम उनको पेंशन देंगे, और संपत्ति भी ले ली, पेंशन भी नहीं दे रहे, ये गलत है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? इसके लिए प्रस्ताव वगैरह लाया, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? इस पर स्टे लगा दिया कि नहीं, सबको संपत्ति का अधिकार है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में लिखा है कि सबको संपत्ति का अधिकार है ना, किसी से हम उसकी संपत्ति नहीं छीन सकते। तो हम इनसे जो संपत्ति ली है उनके बदले में इनको राजभत्ता तो देना पड़ेगा ना, जिसको प्रीवी पर्स बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि भारत का जो इनकम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये राजा महाराजा पेंशन के रूप में गड़प कर जाते थे। तो 1971 में जब चुनाव हुआ है ना, और जब इंदिरा गांधी जब बहुत जबरदस्त वोटों के साथ चुनाव जीतती है, तो सबसे पहले यही काम करती है कि हमारा जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार, उसको हटा देती है 44वां संविधान संशोधन के तहत। और 44वां संविधान संशोधन के तहत जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो हट जाता है, और जैसे संपत्ति का अधिकार हटता है वैसे प्रीवी पर्स को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बिना संपत्ति के अधिकार को हटाए प्रीवी पर्स को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि संपत्ति का अधिकार देता है आर्टिकल 31
और इसी संपत्ति के अधिकार के तहत उनको राज भत्ता मिलता था। अब संपत्ति का अधिकार ही नहीं है, 44वां संविधान संशोधन के तहत 1971 में ये खत्म कर दिया गया है, तो उनको कहाँ से प्रिवी पर्स मिलेगा फिर? तो यही है इसका आंसर, ठीक है। प्रिवी पर्स मतलब देसी रियासत के जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनको राज भत्ता दिया जाता था, जिसको प्रिवी पर्स कहा जाता है। ये व्यवस्था सबसे पहले 1967 में इंदिरा गांधी ने बंद करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस पर रोक लगा दिया, क्योंकि आर्टिकल 31 सबको संपत्ति का अधिकार देता है। जब 1971 में इंदिरा गांधी जबरदस्त वोटों के साथ चुनाव जीतती है, तो इंदिरा गांधी का सबसे पहला काम क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन करना, 44वां संविधान संशोधन करना और संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और प्रिवी पर्स को भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। 60 के दशक में कांग्रेस के सामने कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हुई? तो 60 के दशक में कांग्रेस के सामने क्या चुनौती हुई? सबसे पहले तो क्या हुआ, हमारा 1962 का चुनाव हुआ। 1962 में जब चुनाव हुआ तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या हुआ, चीन का भी युद्ध हुआ था। चाइना ने 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था हमारे यहाँ। इंडो चाइना वार जब हुआ उसके बाद 2 साल के जस्ट बाद, है ना, हमारे यहाँ क्या हुआ, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। और जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई 1964 में, तो पाकिस्तान ने सोचा कि भाई एक इंडो चाइना वार हुआ है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हो गई है, भारत अभी कमजोर हो गया है, और वो भी आक्रमण कर दिया 1965 में। इंडो पाक वार मतलब भारतीय पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, युद्ध हो गया था 1965 में। और जब 1965 में ये युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ये सोचा कि अभी कमजोर हो गया, अभी आसानी से जीत जाएंगे ऐसा करके, लेकिन वो भूल गया, है ना, क्या भूल गया, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। बड़ा बड़ा झंडा, सैकड़ों लोग पाकिस्तान का ना झंडा लेकर के रैली निकाले थे, और एक जगह कोई भारतीय वहीं पर खड़ा था और छोटा सा झंडा पकड़ के साइड में खड़ा हो गया था, जोर से चिल्ला रहा था, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। आज वही वाली स्टोरी पूरा डला है सर, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। हाँ, तो आज भी मतलब वो खैर तो याद होगा अभी उसको, पाकिस्तान को बाप बाप होता है करके, वो तो रिजल्ट में पता भी चल जाएगा मैच का। अभी तक एक बार भी नहीं जीता पाकिस्तान इंडिया से, एक बार वर्ल्ड कप आज तक नहीं जीता, 3 बार में 1 रन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जो बात है ना, पाकिस्तान बाप बाप होता है, ये बात तो पाकिस्तान भूल गया था। और 1965 में हाथ डाल दी, आंख दिखा दिया बाप को बेटा के। अब उसके बाद जब युद्ध हुआ, बहुत जबरदस्त तरीके, बुरी तरीके से भारतीय सेना लाहौर तक चली गई थी, उसको मारते मारते अंदर तक, उसके घर अंदर तक घुस गई थी, लाहौर तक। आज चाहते ना लाल बहादुर शास्त्री तो लाहौर हमारा होता, पता है, लेकिन फिर वही बात आ गया, बाप बाप होता है ऐसे करके। बाप थोड़ा क्या होगा भाई, बच्चे के लिए थोड़ा दयालुता है ना, तो वो बोला कि हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, चलो मिलते हैं ताशकंद में, और दोनों ताशकंद में गए हैं ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जो भी बात होगा बैठ के आराम से सुलझाएंगे। तो ये घटना हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान का युद्ध। तो देखो क्या था, 60 के दशक में हमारे यहाँ कौन कौन सी कांग्रेस के समक्ष चुनौतियां थी। तो सबसे पहले तो चुनाव हुआ 62 में, उसी समय क्या हो गया था, चाइना ने मार कर दिया। 2 साल के बाद 64 में क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। 65 में क्या हो गया, पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से दोनों जने को मजा चखा दिया, 62 वाले और 65 वाले को। उसके बाद से शांत बैठते हैं वो लोग अभी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट भी आया बीच में, और 64 में जब मृत्यु हुआ तो 64 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तो 2 साल के बाद 66 में उनका भी देहांत हो गया। तो फिर से गुलजारी लाल नंदा को दोबारा कार्यवाहक बनाया गया। पहले कार्यवाहक कब बने थे, जवाहरलाल की मृत्यु के बाद। दूसरे कार्यवाहक कब बने, गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। अब कार्यवाहक कब तक शासन करेगा, तो परमानेंट अब किसको बनाया गया, तो परमानेंट इंदिरा गांधी को बनाया गया, है ना। कांग्रेस वाले सोच रहे थे ये कमजोर है, इसको कुछ आता नहीं है, तो आगे प्रधानमंत्री यही रहेगी ऐसा करके, लेकिन पता चल गया 66-67 में 2 साल में इंदिरा गांधी चालाक है ऐसा करके। तो ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जैसे कि कामराज है, और जो बड़े बड़े वहाँ के नेता हैं उनके मोरारजी देसाई है, ये सबका इंदिरा गांधी के साथ टक्कर चल रहा है।
तो कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ गया और कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ मतलब पुराना कांग्रेस, कांग्रेस आर मतलब इंदिरा गांधी का कांग्रेस। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 1969 में हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है उनका अचानक देहांत हो जाता है। फिर अगला राष्ट्रपति किसे बनाया जाए, तो कांग्रेस बोलती है नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन इंदिरा गांधी क्या बोलती है, वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी है ना, वीवी गिरी जो है उनको बनाएंगे ऐसा करके। तो ये कांग्रेस के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थी, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं क्यूबा संकट क्या है, विस्तार से समझिए। तो क्यूबा संकट हम सभी जानते हैं, हमारा जो है ना, ये मैं नक्शा लगा देता हूँ पहले। यहाँ पर क्या है हमारा यूएसए है ना, यूएसए, और यहाँ पर क्या है यूएसएसआर। यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन है, निकिता क्रुश्चेव, और यूएसए के कौन है, केनेडी, जॉन एफ केनेडी। और यहाँ पर क्या है हमारा क्यूबा, लगा हुआ लगभग 150 किलोमीटर कुछ होगा, क्यूबा है ना, क्यूबा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, फिदेल कास्ट्रो। अब यहाँ पर देखो ये यूएसए के एकदम पास में है, मतलब पूंजीवादी देश के एकदम नजदीक में है कौन, क्यूबा। तो पूंजीवादी देश के नजदीक में होने के कारण इसको पूंजीवादी होना चाहिए था, लेकिन ये जो है क्या है, समाजवादी है ना, ये समाजवादी है। तो ये जो पूंजीवादी है ना, ये जो हमारा जॉन एफ केनेडी है, ये इसको पूंजीवादी बनाना चाहता है। और ये पूंजीवादी कब तक नहीं बनेगा, जब तक फिदेल कास्ट्रो जिंदा रहेगा। इस कारण फिदेल कास्ट्रो को मार करके सरकार को गिराना चाहता है। बातें नहीं करो, फिदेल कास्ट्रो को मार करके ये सरकार को गिराना चाहता था है ना, तख्ता पलट करना चाहता था, और किसी अपने पसंद के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना के इसको जो है पूंजीवादी देश में कन्वर्ट करना चाहता था। लेकिन ये बात जो है यूएसएसआर को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि यूएसएसआर के बगल में बहुत सारे पूंजीवादी देश थे, लेकिन पूंजीवादी जो यूएसए है इसके आसपास कोई समाजवादी नहीं था, एक ही समाजवादी था। मतलब अगर अमेरिका चाहे इसके ऊपर हमला करना, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जिसके माध्यम से इसके ऊपर परमाणु बम वगैरह गिरा देगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर हमला करना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से करना पड़ेगा, और उतने रेंज का तो कोई मिसाइल है नहीं। तो यही एक जगह है जो इसका क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है और यूएसएसआर के अंडर में है। तो यूएसएसआर बिल्कुल नहीं चाहता था कि हमारा जो क्यूबा है वो पूंजीवादी देशों के कब्जे में आ जाए। अब यही स्थिति थी है ना। तो यहाँ पर जो यूएसएसआर है इसमें बड़े बड़े युद्धक पोत जो है और बहुत सारे जो मतलब एक प्रकार से क्या कर रहा था, क्यूबा को सपोर्ट कर रहा ठिकाना बना रहा था, एक प्रकार से ना सैन्य ठिकाना बना रहा था वहां पर। और यहाँ पर क्या कर रहा था, क्यूबा में मतलब आर्मी बेस बनाना चाहता था, क्यूबा को आर्मी बेस अपना यूएसएसआर का, ताकि यहाँ से ये इस पर नजर न डाल सके। और यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े जहाज यहाँ क्यूबा के लिए भेज दिया समुद्र के ऊपर से, और समुद्र के अंदर से सबमरीन भेज दिया जिसमें परमाणु बम रखा हुआ था। जब ये आ रहे थे तो ये जो है ना यूएसए के जो सेना है और यूएसए को जो राष्ट्रपति है वो रास्ते में इनको रोक लेता है, जिसके कारण इनके बीच में क्या हो जाता है, बहुत जबरदस्त मतलब कि झड़प हो जाता है। एक प्रकार से युद्ध नहीं बोलेंगे उसको, थोड़ा है ना धक्का मुक्की जैसा हो जाता है इनके बीच में। और थोड़ा सा भी अगर गलती, तृतीय विश्व युद्ध को क्या था, न्योता था एक प्रकार से, छोटी सी भी अगर गलती हो जाती, क्योंकि ये महाशक्ति हैं, अगर ये छोटे से गलती कर देते तो इनके जितने भी पूंजीवादी हैं और इनके जितने भी समाजवादी हैं एकजुट होकर के लड़ पड़ते एक दूसरे से। तो ये बहुत कठिन स्थिति हो गया था क्यूबा के कारण। और क्यूबा संकट को क्या बोलते हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु बोलते हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु। उससे पहले इतना खराब स्थिति नहीं हुआ था, उसके बाद भी उतना खराब स्थिति नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्यूबा संकट है हमारे यहाँ। फिर बाद में क्या हुआ कि जो यूएसए है, तो जो जॉन एफ कैनेडी है उसके जो सलाहकार लोग हैं, वो सलाहकार लोग क्या करते हैं, जॉन एफ कैनेडी को समझाते हैं कि सर ये भी महाशक्ति, हम भी महाशक्ति हैं, अभी दो विश्व युद्ध से हम लोग उभरे हैं, अगर फिर से विश्व युद्ध कर देंगे तो अभी हम लोग अमीर हैं, बाद में क्या हो जाएंगे, फिर गरीब हो जाएंगे फिर से हम लोग। तो जो हमारे पास संपत्ति है, जो धन है, इसको थोड़ा डेवलपमेंट में लगाओ। तो ये डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दिया और यूएसएसआर किसमें ध्यान दिया, ताकत में। इसी कारण तो क्या हो गया, गरीब हो गया, और बाद में बहुत सारे इसके जो देश थे वो टूट गए, यूएसएसआर टूट गया 1991 में। लेकिन इनके जो थे पूंजीवादी देश अभी तक इनमें जुड़े हुए हैं, आज भी नाटो है ना, और क्वेश्चन में भी आया था नाटो का फुल फॉर्म, लेकिन यूएसएसआर नहीं है, व्हाट्सएप खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये स्थिति है। फिर दोनों के बीच में सुलह हो गया है ना, हॉटलाइन पर बात हुआ जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव के बीच में, और ये युद्ध को टाल दिया गया। जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि मैं
क्यूबा पर कभी भी कब्जा नहीं करूंगा। और निकिता खुश्चेव ने क्या कहा कि भाई मैं कभी भी यहाँ पर सेना नहीं भेजूंगा, क्या सब शांति से रहेंगे। और इस प्रकार से क्या है क्यूबा संकट का घटना है। ठीक है, और अच्छा डिटेल से मैं बताया था जब क्लास में था। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी, शॉक का मतलब होता है आघात, आघात पहुंचा करके उपचार करना, ये क्या है? शॉक थेरेपी है। तो पूंजीवाद है ना, जो समाजवाद है उसको पूंजीवाद में बदलने के दो तरीके होते हैं। एक धीरे धीरे से समाजवादी देशों को पूंजीवाद बनाना, और एक अचानक से समाजवादी देशों को क्या कर देना? पूंजीवाद में कन्वर्ट कर देना। तो अचानक से समाजवाद को पूंजीवाद में बदलने का जो तरीका है यही क्या है? शॉक थेरेपी है। यूएसए ने क्या किया था? यूएसएसआर के विघटन के बाद जितने भी समाजवादी देश हैं उन सभी को पूंजीवादी बनाने के लिए शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया था। मतलब अचानक से उन समाजवादी देशों को पूंजीवाद में कन्वर्ट कर दिया था। क्या ये सबसे अच्छा तरीका था? तो नहीं, ये सबसे अच्छा तरीका नहीं था। इससे क्या हुआ? बहुत नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था पूरी गिर गई, रूबल का वैल्यू कम हो गया, है ना, देश में गरीबी फैल गई, और बहुत बड़े बड़े खाद्यान्न संकट आ गया, और जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री थे, कारखाने थे, इसको औने पौने दाम पर सबको बेच दिया गया था, जिसको विश्व का सबसे बड़ा गराज सेल भी कहा जाता है। ये सब कंडीशन हमको इसमें देखने को मिलता है ना। शॉक थेरेपी मतलब अच्छा नहीं था शॉक थेरेपी। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर समस्या क्या है ये तो मैं अच्छे से बताया था। कश्मीर में क्या था? हिंदू राजा और जनता मुस्लिम, है ना, हिंदू राजा जनता मुस्लिम। राजा बोलता था हिंदू की मेरे को भारत में आना है, लेकिन ज्यादातर जनता मुस्लिम थी, तो वो क्या बोलती थी? हमारे पूरा परिवार पाकिस्तान तरफ है तो हम पाकिस्तान में जाएंगे, है ना। तो ऐसे पूरी जनता नहीं बोलती थी, लेकिन जो उसके समर्थक लोग थे वो ये बोलते थे। जूनागढ़ में क्या था? थोड़ा उल्टा केस था। जूनागढ़ में राजा मुस्लिम था, जनता हिंदू थी, है ना। और हैदराबाद में क्या था? वहां पर तो दोनों ही मुस्लिम थे, लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये था कि वो पूरे भारत के बीचों बीच में था। अब भारत के बीचों बीच में है तो उसको तो पाकिस्तान नहीं भेज सकते।